प्यारे विद्यार्थियों, आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है राजकीय महाविद्यालय चौमेला के यूट्यूब चैनल पर। मैं विवेक शर्मा, असिस्टेंट प्रोफेसर सोशियोलॉजी, आज आपके लिए सामाजिक मानव शास्त्र से नातेदारी में वंशानुक्रमण का निर्धारण किस प्रकार होता है उस पर चर्चा करेंगे। आज हम आदिम एवं सरल समाजों में प्रदत्त परिस्थिति का अधिक महत्व होता है। ऐसे समाजों में व्यक्ति का पद निर्धारण, उसके अधिकार एवं कर्तव्य, संपत्ति पर अधिकार तथा दूसरे व्यक्तियों से संबंध आदि का प्रमुख आधार जन्मजात संबंध होते हैं। वहाँ प्राथमिक सामाजिक समूह बंधुत्व से जुड़े रहते हैं और अधिकांशतः उनकी सदस्यता वंशानुक्रमण से ही निर्धारित होती है। बंधुत्व एवं वंशानुक्रमण एक ही शब्द नहीं है, यद्यपि कई बार इनमें स्पष्ट अंतर करना कठिन होता है। तो चलिए सबसे पहले हम वंशानुक्रमण का अर्थ और उसकी परिभाषा को समझने का प्रयास करते हैं। रिवर्स ने वंशानुक्रमण शब्द को दो अर्थों में प्रयुक्त किया है। एक उस विधि के रूप में जिसमें किसी समूह की सदस्यता का निर्णय किया जाता है, तथा दूसरा उन अनुरीतियों के लिए जिनके द्वारा संपत्ति, पदवी और अधिकार का संचारण होता है। वंशानुक्रमण को परिभाषित करते हुए पेडिंगटन भी कुछ कहते हैं। वे कहते हैं कि वंशानुक्रमण वे नियम हैं जो एक व्यक्ति की सामाजिक सदस्य समूह में जन्मजात सदस्यता को नियमित करते हैं। यद्यपि इस प्रकार की सदस्यता विशिष्ट स्थितियों में गोद लेने की प्रथा द्वारा भी प्राप्त की जा सकती है। ऐसे ही मुरडॉक लिखते हैं कि वंशानुक्रमण पूर्णतः एक सांस्कृतिक सिद्धांत की ओर संकेत करता है, जिसमें एक व्यक्ति को सामाजिक दृष्टि से एक विशिष्ट रक्त संबंधी बंधुत्व से जोड़ा जाता है। रिवर्स ने 1907 में ब्रिटिश एसोसिएशन के समक्ष वंशानुक्रमण की परिभाषा इस प्रकार से दी थी। वंशानुक्रमण का तात्पर्य ऐसे समूह से है जिसकी सदस्यता जन्मजात है, जहां लोग यह निश्चित कर सकते हैं कि वे माता पिता में से किस पक्ष के हैं। रेडक्लिफ ब्राउन ने वंशानुक्रमण को एक कानूनी अवधारणा माना है। अभी तक हमने जिन परिभाषाओं पर चर्चा की उससे स्पष्ट है कि वंशानुक्रमण एक जैविकीय एवं सामाजिक सांस्कृतिक व्यवस्था है जो संतानों को उनके माता पिता एवं पूर्वजों से जोड़ती है। इनमें जन्मगत अथवा रक्त संबंधियों को ही सम्मिलित किया जाता है, जो वास्तविक और काल्पनिक संबंधों में बंधे होते हैं, और ये संबंध समाज द्वारा मान्य होते हैं। वंश संबंधों के बारे में कुछ महत्वपूर्ण बातें हैं जो मैं आपको बताना चाहूँगा। वंश का संबंध एक पूर्वज अथवा जन्म स्रोत से होता है। एक जो पूर्वज है वह काल्पनिक न होकर वास्तविक होता है। वंश पर आधारित संगठन के सदस्यों में घनिष्ठ संबंध पाए जाते हैं। वंश के आधार पर विवाह, यौन संबंध एवं संपत्ति पर अधिकार के दावे निर्धारित किए जाते हैं। अब हम वंशानुक्रमण की विधियों पर चर्चा करेंगे। विभिन्न समाजों में वंशानुक्रमण निर्धारण की अलग अलग विधियां प्रचलित हैं, जिनको हम तीन पक्षों से संबंधित मानते हैं। पहला पितृ पक्षीय वंशानुक्रमण, दूसरा मातृ पक्षीय वंशानुक्रमण और तीसरा है द्विपक्षीय वंशानुक्रमण। जब हम वंशानुक्रमण की गणना पिता एवं माता में से केवल एक पक्ष के आधार पर करते हैं तो इस गणना को हम एक पक्षीय वंशानुक्रमण कहते हैं। इस एक पक्षीय वंशानुक्रमण के भी दो भेद होते हैं। एक में गणना पितृपक्ष से की जाती है और दूसरे में मातृपक्ष से। पितृपक्ष में वंशानुक्रमण गणना पुरुष की ओर से की जाती है, अर्थात जब एक व्यक्ति का वंशानुक्रमण उसके पिता के पक्ष से गिना जाता है तो पितृवंशीय वंशानुक्रमण कहलाता है। पितृपक्षीय वंशानुक्रमण का सर्वप्रथम प्रयोग रोम वासियों ने किया था, क्योंकि उनके यहाँ स्त्री के द्वारा वंशानुक्रमण निश्चित करने के लिए कोई शब्द नहीं था। पितृवंशीय वंशानुक्रमण हमें प्राचीन रोम, चीन तथा पूर्वी व दक्षिणी अफ्रीका के पशुपालक समाजों में देखने को मिलता है। पितृपक्षीय वंशानुक्रमण से संबंधित सभी बंधुओं को हम पितृबंधु कहते हैं। चलिए अब हम मातृपक्षीय वंशानुक्रमण पर चर्चा करते हैं। जब एक व्यक्ति की वंश गणना स्त्री पक्ष अर्थात माता की ओर से की जाती है तो उसे मातृपक्षीय वंशानुक्रमण हम कहते हैं, तथा इस प्रकार से संबंधित सभी बंधुओं को सहोदर बंधु कहते हैं। एक व्यक्ति के रक्त से संबंधित सभी रिश्तेदार जिसमें पिता एवं माता दोनों के संबंधी होते हैं मातृबंधु कहलाते हैं। उदाहरण के लिए एक व्यक्ति के दादा दादी, चाचा चचेरे, भाई बहन जो कि पितृपक्षीय हैं, एवं नाना नानी, मामा मौसी तथा जो कि मातृपक्षीय है, मिलकर मातृबंधु कहलाएंगे। मातृपक्षीय वंशानुक्रमण भारत में गारो, खासी, नायर, अमेरिकन इंडियन, ऑस्ट्रेलिया की जनजाति, इंडोनेशिया, मलाया, केंद्रीय अफ्रीका की बांटू जनजाति तथा घाना की अकान जनजाति में पाए जाते हैं। कई बार वंश का निर्धारण माता अथवा पिता में से किसी एक
की अपेक्षा दोनों पक्षों से होता है तो ऐसे वंशानुक्रम को हम द्विपक्षीय वंशानुक्रम अथवा द्विवंशीय प्रणाली भी कहते हैं। यह प्रणाली अफ्रीका की अशांति और अमोर जनजाति में तथा भारत, ऑस्ट्रेलिया, मलेशिया एवं पोलिनेशिया की कई जनजातियों में प्रचलित है। जब वंशानुक्रम माता तथा पिता में से किसी भी एक से गिना जा सकता है तो इसे संदिग्ध पक्षीय वंशानुक्रमण कहते हैं। ऐसी स्थिति में यह पूर्ण निश्चित नहीं होता कि गणना किस पक्ष से की जाएगी, इसलिए ही इसे संदिग्ध पक्षी वंशानुक्रमण कहा जाता है। इस प्रकार का वंशानुक्रमण निर्धारण न्यूजीलैंड के हापू माओरी में किया जाता है। एक परिवार के बच्चों जैसे कि भाई भाई, भाई बहन, बहन बहन आदि के संबंधों को बंधुत्व व्यवस्था में समपार्श्व बंधु कहते हैं। इस प्रकार एक ही माता पिता के बच्चे समपार्श्व बंधु हैं। लीच का मत है कि जब एक ही वंशानुक्रम समूह के सदस्य एक स्थान पर एक दूसरे के बहुत निकट रहते हों तो उसे हम स्थानीय वंशानुक्रम समूह भी कहते हैं। फोर्टेस ने वंशानुक्रम और पितृत्व में भेद किया है। किसी व्यक्ति का अपने माता पिता से संबंध पितृत्व या पुत्रत्व कहलाता है, जबकि उसका अपने पूर्वजों के साथ संबंध वंशानुक्रमण कहलाता है। इस प्रकार वंशानुक्रमण में पितृत्व की अपेक्षा पीढ़ियों की अधिक गहराई होती है। वंशानुक्रमण हमारे लिए किस प्रकार से उपयोगी है, इसके प्रकार क्या हैं उसको हम जान लेते हैं। वंशानुक्रमण का एक प्रमुख कार्य बहिर्विवाह के पक्षों को तय करना है, अर्थात विवाह के योग्य एवं विवाह के लिए अयोग्य परिवारों को तय करना। इसके अतिरिक्त एक वंशानुक्रम के सदस्य धार्मिक अनुष्ठानों और उत्सवों के कुल देवताओं की पूजा सम्मिलित रूप से करते हैं। वंशानुक्रमण समूह में सत्ताधिकार का संगठन भी निहित होता है और शक्ति प्राय वरिष्ठ पुरुष के हाथ में होती है। अधिकांश आदिम एवं पूर्व औद्योगिक समाजों में वंशानुक्रमण का महत्व बंधुओं के विस्तार को बताने की दृष्टि से नहीं, वरन इसके आधार पर यह भी निर्धारित किया जाता था कि सामाजिक जीवन के विभिन्न पक्षों का संगठन किन किन पक्षों में हो सकता है और किन किन में नहीं। फोर्टेस और ब्राउन का मत है कि वंशानुक्रमण के आधार पर ही पदाधिकार एवं संपत्ति में उत्तराधिकार तय किया जाता है। इस व्यवस्था में संयुक्त संपत्ति में नियंत्रण का अधिकार भी जुड़ा होता है। व्यक्ति विशेष के आर्थिक अधिकार और दायित्व वंश में उसके स्थान से परिभाषित होते हैं। भारतीय गांव में भूमि के बंटवारे की प्रक्रिया से हम परिचित हैं, जिसमें भूमि का बंटवारा वंशानुक्रमण के लोगों में ही किया जाता है। नगर में भी कुछ ऐसी बस्तियां हैं जिन्हें बसाने का श्रेय एक वंशानुक्रमण के पूर्वजों को है। कालांतर में बड़ी बड़ी हवेलियां भाइयों तथा सौतेले भाइयों में बट जाती हैं और बटी हुई हवेलियां आगे आने वाले वंशजों में और बढ़ जाती हैं। यदि वंश परंपरा की समाप्ति हो जाती तो सारी संपत्ति फिर से मूल वंश क्रम समूह में मिला दी जाती है। आक्रमण, सुरक्षा, धार्मिक कार्य किए जाएंगे और कौन कौन से सम्मिलित किए जाएंगे और कौन कौन से नहीं, यह भी वंशानुक्रमण तय करता है। वंशानुक्रमण की जानकारी राजनीतिक एवं कानूनी, बाह्य एवं घरेलू पक्षों को समझने के लिए भी आवश्यक है। इसके आधार पर ही स्त्री की प्रजनन शक्ति एवं यौन संबंधी अधिकारों को नियमित किया जाता है। व्यक्ति की सामाजिक परिस्थिति के निर्धारण, नातेदारी शब्दों एवं नियमों के प्रयोग को भी वंशानुक्रमण के आधार पर तय किया जाता है और इसी के आधार पर भविष्य में जन्म लेने वाली संतानों को एक समूह से जोड़ा जाता है। फोर्टेस का मत है कि वंशानुक्रम व्यक्तियों के संबंध एवं वर्गीकरण को निश्चित करता है तथा उसके सामाजिक जीवन को नियमित करता है। उनकी मान्यता है कि वंशानुक्रम और पितृत्व व्यक्ति की सामाजिक भूमिका एवं पद, अधिकार एवं दायित्व को उसी प्रकार से तय करते हैं जिस प्रकार से विलिंग सहोदर विवाह में वे व्यक्ति के लिए पति अथवा पत्नी का चयन करते हैं। बहुनन का मत है कि वंशानुक्रमण समूह अपने सदस्यों में नातेदारी नैतिकता पैदा करता है। यह न्यायिक वंशानुक्रमण को नियमित बनाता है, विवाह पर नियंत्रण रखता है तथा समाज में पारस्परिक सहायता को बढ़ावा देता है। यह पद संचरण, राजनीतिक तथा सरकार से संबंधित अनेक महत्वपूर्ण पक्षों को तय करता है। इस कथन में वंशानुक्रमण का महत्व स्वतः ही स्पष्ट हो जाता है। अनेक समाजों में एकल वंशीय परंपरा ही न्यायिक इकाई भी होती है और अपने झगड़े वंशक्रम के दायरे में ही निपटा लेते हैं। झगड़े की स्थिति में वंशक्रम समूह के सदस्य एकत्रित होकर अन्य वंशक्रम समूहों को सामना करते हैं। वंश परंपरा की इस तरह की संरचना ऐसे समाजों में अधिक प्रचलित है जहाँ केंद्रीय राजतंत्र व्यवस्था न हो। जब एक वंश परंपरा एक ही आवास क्षेत्र में अनिश्चित सीमा तक नहीं फैल सकती तब वह छोटे छोटे टुकड़ों में बढ़ जाती है। इस तरह उनकी आर्थिक एवं अन्य व्यवस्थाओं की दृष्टि से उनका अस्तित्व सरलतापूर्वक कायम रहता है। एकल वंशानुक्रमण समूह द्वारा जितने सामाजिक प्रकार पूरे होते हैं उन्हें देखकर ही मानवशास्त्रियों ने एकल वंशानुक्रम सिद्धांत पर काफ़ी काम किया है, परंतु ये विद्वान इस बात से भी अवगत थे कि एकल वंशानुक्रम ही नातेदारी का एकमात्र मुख्य विषय नहीं है, अन्य पक्ष भी अध्ययन की विषय वस्तु हैं। उदाहरण के लिए प्राचीन रोम में विवाह के बाद स्त्री अपने स्थान
से संबंध पूरी तरह तोड़ लेती थी। इस स्थिति में स्त्री की परिस्थिति के संदर्भ में किया गया वंशानुक्रमण का अध्ययन विशेष महत्व का हो सकता है। इसी प्रकार से कई दास प्रथा वाले समाजों में दासों का अपना कोई परिवार नहीं होता। ऐसी स्थिति में विवाह एवं नातेदारी का क्या रूप होगा, यह भी अध्ययन का विषय है। पितृवंशीय वंशानुक्रमण मानने वाले समाजों में माँ के माता पिता भाई एवं बहन का महत्वपूर्ण स्थान होता है, विशेष रूप से माँ के भाई अर्थात मामा का। इस महत्व को संपूरक वंशत्व के सिद्धांत के आधार पर समझा गया है। इसके आधार पर पितृवंश परंपरा वाले समाजों में मामा की अपने भांजे भांजी के प्रति भूमिका की व्याख्या की जाती है। इससे यह भी स्पष्ट होता है कि कुछ अपवादों को छोड़कर लगभग सभी समाजों में संतानों के संदर्भ में माता तथा पिता दोनों के वंशानुक्रमण को महत्व होता है, चाहे वंशानुक्रमण किसी भी प्रकार का क्यों न हो।